will contain a and b, value of x and y will contain a and b। तो ये मानकर चलिएगा गाइस कि जब आप उसको सॉल्व कर रहे होगे तो a और b वहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, a और b वहां पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं इसको सॉल्व करने के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा बेटर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा बेटर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? 4 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। किसी को कोई दिक्कत होगी तो प्लीज इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, मैं सब वो रेस्ट्रिक्शन हटा रहा हूँ, ठीक है। बट यस, डाउट होते ही पूछिएगा। तो 4 माइनस 5y बाई 3 ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी, गाइस कैमरा मैं ऑफ रख रहा हूँ बिकॉज हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप कैमरा ऑन करने से, ठीक है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इशू, बट एनीवेज। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 5y अपॉन 3 हो गया। अब मेरे को इसको पुट करना है, राइट। कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग इसको? हम लोग इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा? a इंटू 4 माइनस 5y अपॉन 3 होगा प्लस by होगा इज इक्वल टू a माइनस a प्लस b बाई 2, ठीक है। नाउ अब आपको ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने का मतलब क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब y का वैल्यू निकालने से पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4a डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5a डिवाइडेड बाई 3y। तो यहाँ से मुझे y वाला टर्म मिल गया, प्लस by इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब ध्यान से देखो, y वाला टर्म ये है और ये है, तो दिस 4a बाई 3 इज अ कंप्लीट कांस्टेंट। दिस 4a बाई 3 इज अ कंप्लीट कांस्टेंट। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसको राइट साइड भेज देना चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? अच्छा, लेफ्ट साइड में भी इन दोनों में से y कॉमन ले लो। लेफ्ट साइड में इन दोनों में से y कॉमन ले लो, तो आई विल हैव माइनस 5a बाई 3 प्लस b इन द ब्रैकेट। और वहां पे हमने क्या किया? हमने 4a बाई 3 को राइट साइड भेज दिया है, तो a प्लस b बाई 2 तो पहले से था, 4a बाई 3 भी वहां चला गया। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो यू गेट अ एलसीएम ऑफ 6, you get a LCM of 6 and you get 3a plus 3b minus 4 to the 8, 8a। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी LCM ले लेते हैं तो we will get an LCM of 3, this will be minus 5a and this will be a plus 3b, this is equal to यहाँ पे 6 3b minus 5a। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है अखिलेश, कोई दिक्कत नहीं। शिखर, तनेश, कोई दिक्कत है? बताओ, यहां तक सब समझ में आया है? अब देखो कैंसलेशंस क्या क्या दिख रहा है मेरे को। ये 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कैंसिल करके 2 होगा। ठीक से ऑब्जर्व करो, यहाँ भी 3b माइनस 5 है, यहाँ भी 3b माइनस 5 है। इसका मतलब कि ये वाली चीज यहाँ पे कट जाएगी। तो फाइनली हमारे पास y का वैल्यू क्या बचा? y का वैल्यू आया 1/2। अब ये y का वैल्यू 1/2 आप कहाँ पुट कर दोगे? यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। बोलो, आया समझ में? और लॉजिकली देखोगे तो x का वैल्यू भी मुझे 1/2 आते हुए ही दिख रहा है, x का वैल्यू भी मुझे 1/2 आते हुए दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। और किसमें दिक्कत हुआ है 4 के बाद? अच्छा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ना। फिर 8, shopkeeper sold a sari and a sweater for 1050, thereby making a profit of 10% of the sari and 25% on the sweater. If he had taken a profit of 25% on the sari and 10% on the sweater, he would have got 15 rupees more. Okay. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सोचो, ठीक है, इसको ध्यान से सोचो। यहां पे हमारा क्या अप्रोच चलेगा? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका शुरुआत क्या होगा? कोई भी
अनम्यूट करके बताए। वहां पे कह रहे हैं कि साड़ी और स्वेटर बेचा जा रहा है, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, बताओ कोई भी। ओके सुनो, यहाँ पे क्या होगा, एसपी एग्जैक्टली, तो खेल पूरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का है, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, वहां देख रहा है कि 10% एक पे प्रॉफिट हो रहा है, 25% दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, दैट लेट द सीपी ऑफ साड़ी बी एक्स एंड लेट द सीपी ऑफ स्वेटर बी वाई, ठीक है ना। तो साड़ी का सीपी को एक्स मानेंगे और स्वेटर के सीपी को वाई मानेंगे, ये पहली चीज हो गई। नेक्स्ट, एक बार दोबारा क्वेश्चन पे चलता हूं मैं जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा था कि साड़ी और स्वेटर बेचा है टोटल 1050, तो मुझे यहाँ से 2-3 इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यार। मुझे ये मिल जाएगा कि टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल एसपी विल बी 1050, राइट। अच्छा, वो 1050 में क्या है, साड़ी पे 10% का प्रॉफिट है और स्वेटर पे 25% का प्रॉफिट है, साड़ी पे 10 और उस पे 25। तो गाइज यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, लॉजिकली माय इक्वेशन विल बी, जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ जो इक्वेशन बनेगा, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ साड़ी इज इक्वल टू एसपी ऑफ साड़ी प्लस एसपी ऑफ स्वेटर। एग्री करते हो, जो वहां पे 1050 दिया हुआ था वो टोटल सेलिंग प्राइस था, तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका किसका होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा साड़ी का प्लस सेलिंग प्राइस होगा स्वेटर का, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, अब अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पे 1050 है, कह रहा था कि साड़ी पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस केस में साड़ी का जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्लास 8 में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, अगर हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10/100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है, तो वहां से 110% निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली आते हैं सेकेंड पार्ट पे, यहाँ पे उसको 25% का फायदा हो रहा था, तो 100 प्लस 25 125%, 125% ऑफ वाई, ठीक है। यह सब पूर्वा, तो यहां से हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। तनिष्क, कोई दिक्कत है यहाँ पे, दिस वॉज योर डाउट। अंशु, चेक करो तो ये इक्वेशन समझ में आया क्या, तनिष्क एंड अंशु। तनिष्क को डाउट है या समझ में अच्छा, नो डाउट, ओके। अंशु, व्हाट अबाउट यू, बताओ, डन, ये इक्वेशन समझ में आ गया है, ओके। तो अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस में 25% फायदा होता साड़ी का और स्वेटर पे 10% का फायदा होता तो उसको 15 रुपए ज्यादा मिलते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 रुपए ज्यादा मतलब पहले 1050 था, अब वो 1050 प्लस 15 होगा। लेकिन ये कब हो रहा है, जब साड़ी पे उसको 25% का फायदा है और इस पे उसको 10% का फायदा है, तो यहां से मेरा दूसरा इक्वेशन होगा। बिल्कुल कर सकते हो शिखर, फॉर्मूला तो यही है, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, जो लोग फॉर्मूला भूले हुए हैं, जब आपको गेन दिया हुआ रहता है तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। अब अगर डिवाइडेड बाय 100 को हम नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 को नहीं लिखते, आपको पता है परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सीपी कर दिया जाता है, ओके। तो इसी के साथ मेरे दोनों इक्वेशंस आ गए हैं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दोनों को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लगा सकते हो शिखर, डेसिमल लगा सकते हो, 125% आपका 1.25 हो जाएगा।
या इससे बेटर है कि आप 100 राइट लेफ्ट हैंड साइड भेज देना ना, 100 लेफ्ट हैंड साइड भेज देना। लेट से मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ सबके लिए। तो यहाँ क्या होगा कि जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमको पता है कि दो ऑप्शन है यार। एक तो आप सीधा माइनस कर सकते हो, लाइक इन दिस केस व्हाट डू यू हैव 1050 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 125 अपॉन 100 इंटू वाई। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो आप क्या करो, 1010 यहाँ पे काटो तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 10 लाना है तो इसको 10 से डिवाइड करो और इसको भी 10 से डिवाइड करो तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, सो इसके कारण हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, आप ये कह सकते हो कि वी विल हैव, और 10 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो 1050 इंटू 10 इज इक्वल टू 11x प्लस 12.5y। ठीक इसी तरीके से जब सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 1065 इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5x प्लस 11y। जैसे भी मतलब सॉल्व करना है। अब आ गया ये इक्वेशन, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है चैट में, क्वेश्चन नंबर शिखर ने पूछा हुआ है 4-6। शिखर 4 तो हो गया, 6 वाले में, शिखर 6 वाला तो यार आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या कल हमने डिस्कस किया, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है। लेट मी चेक, आई थिंक या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या कल मैंने डिस्कस किया हुआ है, दो में से एक चीज मैं श्योर हूं। एनसीईआरटी का है, हाँ एग्जैक्टली और ये हमने शिखर कल डिस्कस किया हुआ है यार। ये देखो ये एक्सरसाइज 3.3, ये रहा क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया हुआ है इसको, रिकॉर्डिंग ही देखोगे तो पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम फॉर अ हाफ टिकट एज वेल एज फॉर अ फुल टिकट। One reserved first class ticket cost 25.30. One reserved first class plus one reserved half class. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिमाग में है, पहला कि जो फुल टिकट है, फुल टिकट में दो कॉस्ट लग रहे हैं, एक है रिजर्वेशन चार्जेस, ठीक है, एक है रिजर्वेशन चार्जेस और दूसरा है फेयर चार्ज। एक रिजर्वेशन चार्ज है जो आपका एक तरीके से फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और एक देखो इसको मैं क्वेश्चन नंबर, वो जो टैक्सी वाला क्वेश्चन है ना उसके साथ मैं रिलेट करता हूँ। टैक्सी वाले क्वेश्चन में क्या था कि अगर आप उसकी टैक्सी में बैठते हो तो आपको एक फिक्स कॉस्ट लगेगा और इसके बाद हर 1 किलोमीटर पे आपको कुछ ट्रेवल करना है, राइट, यही था ना, दो कॉस्ट है वहां पे, एक फिक्स कॉस्ट है एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट था जैसे ही टैक्सी पे बैठे हो आपको उसको कुछ रुपया देना है, और दूसरा था वेरिएबल कॉस्ट जो कि पर किलोमीटर डिसाइड किया जाएगा। यहां पे भी देखोगे तो जो टिकट का चार्ज है, जो टिकट का चार्ज है वो कह सकते हो कि वो दो चीजों पे बटा हुआ है, एक रिजर्वेशन चार्ज जो कि आपका फिक्स कॉस्ट है, जो कि आपका फिक्स्ड है, ठीक है, और एक कह सकते हो बुकिंग चार्ज।
या फेयर कह लो, ट्रैवलिंग फेयर कह लो, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है ये? इसका कंडीशन दिया हुआ है कि अगर एक फुल टिकट है तो पूरा लगेगा, और अगर ये हाफ टिकट है तो आधा लगेगा, राइट। सो अब आप इधर क्या करोगे, लेट द फिक्स कॉस्ट ऐसा लिखोगे, लेट द फिक्स्ड रिजर्वेशन कॉस्ट बी एक्स and the variable cost be y। तो हम फिक्स टिकट के कॉस्ट को x मान लेते हैं। बता रहा हूं शिखर, क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि आपके दो तरीके की सिचुएशन है। अगर आप फुल टिकट बाई करोगे तो आपको रिजर्वेशन चार्ज भी पूरा देना है और ट्रैवलिंग फेयर भी पूरा देना है, ठीक है। और अगर आप हाफ टिकट बाई करते हो तो भी आपको रिजर्वेशन चार्ज पूरा देना है, लेकिन ट्रैवलिंग फेयर आधा हो जाएगा। तो हमारे को दिमाग में इतना चलना चाहिए कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फुल टिकट क्या होगा, इस हिसाब से जो मैंने अज्यूम किया वेरिएबल्स, दैट विल बी x प्लस वाई, एंड कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट क्या होगा, दैट विल बी x प्लस वाई बाई 2। बताओ, पहला लाइन पढ़ के मैंने इतना कुछ लिखा, क्या ये समझ में आया है शिखर आपको? उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट अभी फिलहाल इतना पता चला कि जो टिकट है वो दो तरीके के टिकट करते हैं, एक फुल टिकट करता है और एक हाफ टिकट करता है। दोनों में अंतर क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि वन रिजर्व फुल क्लास टिकट कॉस्ट 2530 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कॉस्ट, फुल टिकट का कॉस्ट है 2530 रुपया। तो फुल टिकट हमने क्या लिखा हुआ था उधर, x प्लस वाई। तो एक इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530 रुपया। अच्छा, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वन रिजर्व फुल क्लास टिकट एंड वन रिजर्व हाफ क्लास टिकट। तो अब यहाँ पे आप दो टिकट ले रहे हो, एक फुल टिकट ले रहे हो और एक हाफ टिकट ले रहे हो। तो x प्लस वाई बाई 2, राइट। ये वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन ने, ये वैल्यू दिया है 3810 रुपए। अब आप क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, यही है क्वेश्चन में। ठीक है, आया शिखर समझ में? टैक्सी वाला क्वेश्चन जैसा ही है। ओके ग्रेट। और किसी का कोई डाउट है, कुछ मिस तो नहीं कर गया मैं? अमृत कह रहा है एडवांस का 1 2 3। सो आई बिलीव बाकी जितने भी चैट में क्वेश्चन आए थे वो 4 से लेके 8 तक के थे। 4 6 7 8 था, हो गया है डिस्कस। Okay, now this is going to be interesting. A two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, or multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3. So, Amrit, unmute करो खुद को। Yes sir. आपने क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्टिंग कैसे किया? सर उसके एक डिजिट को x माना और दूसरे को y, तो सम x प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या बनेगा वैसे, वो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर ऑब्टेन किए हो, ये मेरा नंबर आ गया, ठीक है, ये मेरी नंबर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर इज ऑब्टेन बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय ऐड 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। मतलब ये किसके बराबर आया यार, x प्लस वाई इंटू 8 करो और फिर उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको नंबर ही तो मिल रहा है ना, राइट। यस सर। ये लिखा है ना क्वेश्चन है कि आपको नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहा है। तो नंबर ऑब्टेन हो रहा है जब हम दोनों डिजिट्स को ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपका पहला इक्वेशन क्या बनेगा भाई,
आपका बनेगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 5। अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो मुझे दिख रहा है कि 8x होगा 10x है तो इधर 2x आ जाएगा, y है इधर -7y हो जाएगा इज इक्वल टू -5। तो यहां से मेरे को पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक अमृत? नो सर। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये जो और लिखा हुआ है ना, पहले ईदर वाले केस में क्या होता है यार कि ईदर में दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, तो अब जब और आ गया ना तो और के बाद वाले पार्ट को पढ़ोगे यहां से लेके यहां तक, एंड अगेन ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको? 2 डिजिट नंबर को। तो अब आपको सेकेंड तरीका बताया है उस नंबर को ऑब्टेन करने का, और वो तरीका क्या बताया है? मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3। तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू, अब देखो यार यहाँ पे दो केसेस हैं, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिए। केस वन क्या हो सकता था कि आपने x माइनस वाई लिया है, उस x माइनस वाई को आपने 16 से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसमें 3 जोड़ा है, ये आपका 10x प्लस वाई के बराबर आया है जो आपका नंबर था। केस टू भी एक होगा, जानते हो क्या होगा? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि x और y में से बड़ा कौन सा है, x और y में से बड़ा कौन सा है, तो इसीलिए या तो आप केस वन होगा या फिर केस टू होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखिए जैसे यस कि सर। एक नंबर लेते हैं 39 और एक नंबर लेते हैं 64। अब अगर 39 था मान लो वो आंसर, तो 39 में आप डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स का जब बात करेगा तो 3 माइनस 9 करोगे कि 9 माइनस 3 करोगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन को पढ़ के 9 माइनस 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 माइनस 9 करने से तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमारा राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको अमृत, मतलब ये एक सिचुएशन है जहां पे हमारे यूनिट्स प्लेस हमारा टेंस प्लेस से ज्यादा बड़ा है, तो जब डिफरेंस का बात हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करेंगे हम जहां पे हमारा यूनिट्स प्लेस बड़ा है, और वो पॉसिबिलिटी भी कंसीडर करोगे जहां पे यूनिट्स प्लेस छोटा है। तो जब मेरा यूनिट्स प्लेस छोटा होगा, जैसे कि 64 के केस में 4 छोटा है 6 से, तो मेरा x माइनस वाई होगा डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। और अगर मेरा 39 वाला केस है जहां पे मेरा यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस से छोटा है, तो उस केस में 16 टाइम्स ऑफ y माइनस x होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, और ये आपका इक्वेशन 2 के दो केसेस है, तो आपके यहाँ पे दो आंसर्स निकल कर आ सकते हैं। ट्राई करना इसको, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, शिखर पूछ रहे कि सर ऐसे क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? शिखर देखो, क्वेश्चन में जब तक नहीं इन्फॉर्म किया है आपको समझना पड़ेगा कि मान लो मैं आपको एक सिंपल सा केस लेता हूँ, जैसे 39 था। अब 39 में डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स करोगे अगर, तो मान लो 3 माइनस 9 किए होगे, 3 माइनस 9 को 16 से मल्टीप्लाई करके तो उसमें कोई नंबर जोड़ दिए, तो क्या वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा शिखर? नहीं आएगा। लेकिन इसी केस में हम जब 16 को यूनिट माइनस टेंस प्लेस करके फिर अब कुछ जोड़ेंगे, तब वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर था ये छोटा नंबर था, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव होगा, और ये मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव नंबर से हो रहा है तो ये भी नेट पॉजिटिव रहेगा, और फिर उसमें पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है। तो ऐसे केसेस में ना, ये देखो एडवांस प्रॉब्लम ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो ओलंपियाड के क्वेश्चन में आपको सारे केसेस को लेकर चलना होता है। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दिया होता कि आपका यूनिट्स प्लेस छोटा है, आपका यूनिट्स प्लेस छोटा है, तो उस केस में हाँ, ये अमृत आप भी सुन लो, अगर मान लो कि हमारा यूनिट्स प्लेस छोटा दिया हुआ है, तो उस केस में ये वाला केस हट जाएगा, ये वाला केस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट माइनस टेंस करोगे तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अदिति पूछे कि सर पहले वाला जहां 1 ये सॉल्व किए दिखाइए ना फिर से। हो गया? ठीक। हाँ शिखर, x माइनस वाई करते हैं।
अब आ जाओ सेकंड वाले में. Shyam ran in a race in his club. If one more runner had finished before him, there would have been as many people in front of him as behind him. But if there had been one more runner finished. Okay. ये अगेन ये सारे ओलंपियाड के क्वेश्चन थे. ध्यान से सुनो इधर क्या है. श्याम यहाँ पे है, ठीक है, रेस ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे आपका फाइनल स्पॉट होगा और यहाँ पे आपका इनिशियल स्पॉट है. पहला लाइन क्या कह रहा है कि अगर एक रनर हैड फिनिश्ड बिफोर हिम, अगर एक आदमी उससे पहले और जीत गया होता तो उसके आगे जितने लोग थे उतने ही उसके पीछे भी रहते. तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में श्याम रैन इन अ रेस. रैन मतलब इट्स अ पास्ट टेंस. इट मींस कि वो रेस हो चुका है. श्याम का पोजीशन भी फिक्स हो चुका है. श्याम का पोजीशन भी फिक्स हो गया है. कितने लोग दौड़े थे, कितने लोग श्याम के पहले जीत चुके थे, कितने लोग श्याम के बाद जीते हैं, वो सब चीजें फिक्स हो चुकी है. तो यहाँ पे वेरिएबल मानना होगा. इसको मैं लिखता हूँ ओपन बोर्ड में, इसको थोड़ा सा समझाने में वो होगा. ओके, सो एडवांस्ड क्वेश्चन नंबर 2. तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था, अच्छा, एंड आई एम वेरी मच शॉक्ड कि बाकी लोगों को इसमें डाउट नहीं है. ये तभी हो सकता है जब बाकी लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया हो. People in front of him, second is people behind him. People behind him. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y. तो ये इमेजिन करो. अमृत एक बार अनम्यूट करो खुद को. ये सबसे अच्छा होगा कि आप इसकी जगह पे खुद को रखो. ठीक है, सोच लो कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स का मैंने रनिंग रेस करवाया था और उसमें आपका कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन आया. अभी आपको नहीं पता वो पोजीशन, बट वो रेस हो चुकी है. आपका भी पोजीशन फिक्स हो गया, विनर्स का भी पोजीशन फिक्स हो गया, लूजर्स का भी पोजीशन फिक्स हो गया. कौन पहले रेस में पहुंचा उस हिसाब से ऑर्डरिंग भी हो चुकी है. तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप हो, वाई लोग आपसे पहले थे. मतलब मान लो कि आप अगर 5वें नंबर पे थे तो 4 लोग आपसे पहले जीत चुके थे और 6 लोग आपसे बाद में जीते हैं, मतलब वो आपके पीछे थे. तो ये वाई नंबर क्या माना हुआ है, नंबर ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, और एक्स नंबर माना हुआ है नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड यू. मतलब आपसे पीछे कितने लोग थे और वाई है आपसे आगे कितने लोग थे. ठीक है, इस सिचुएशन को इमेजिन करने के बाद अब एक बार हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो शायद ज्यादा आसान हो जाएगा. ये कह रहा है इफ का मतलब क्या है, एक कंडीशन दे रहा है कि अगर एक और रनर आपसे पहले जीत जाता, अगर एक और रनर आपसे पहले जीत जाता, then there would have been as many people in front of him as behind him. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर एक और आदमी जीतता तो आपके आगे जितने लोग थे उतने ही आपके पीछे भी होते. तो बताओ अमृत, अभी आपके आगे कितने लोग हैं, वाई लोग हैं. यस सर. ओरिजिनल सिचुएशन में वाई है. अगर मैं कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन के हिसाब से वो आपके आगे कितने लोगों को रखना चाहता है, y+1. ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से एक आदमी वहां बढ़ा रहे तो x में भी तो घटेगा ना. यस सर, इक्वल टू x माइनस. ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है. यही कह रहा था क्वेश्चन. यस सर. ठीक है, तो ये मेरा आ गया पहला इक्वेशन. फिर आते हैं सेकंड इक्वेशन पे. सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, बट इफ देयर हैड बीन वन मोर रनर फिनिश्ड बिहाइंड यू. लेकिन अगर आपके पीछे एक और आदमी हारता, मतलब आपके पीछे एक और आदमी रहता, there would have been 3 times as behind him as in front of him. इसका मतलब है कि अगर एक और आदमी, मान लो कि अभी
आगे थे 4 लोग, आपके पीछे थे 6 लोग। वो कह रहा है कि अगर आपके पीछे 6 के जगह 7 होंगे तो अब आपके पीछे जितने लोग हैं वो जो नंबर होगा दैट विल बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका? जितने आपके आगे हैं। एक मिनट, देयर वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज मेनी बिहाइंड। हाँ, तो अब सेकेंड सिनेरियो को देखो। सेकेंड सिनेरियो में क्या बात हो रही है, इसको मैं यहाँ पे वैसे ड्रॉ कर x+1 x+1, राइट। अच्छा, यहाँ x+1 होगा तो इधर क्या हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना है। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि कोई एक वैल्यू दूसरे का 3 गुना है, यही बोला था ना? हाँ तो सर 3 y पे लग जाएगा इक्वल होने के लिए। हाँ, y पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला इक्वेशन और ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। बोलो, लॉजिक समझ में आ गया है क्या? यस सर। ठीक है, फिर सॉल्व तो कर लोगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। When I am as old as my father is now, I shall be 5 times as old as my son is now. यहाँ पे 3 लोग हैं सर तो इसको हम शुरू में कोशिश किए थे, कैसे कोशिश किए थे बताओ? और उसके जो सन के जो फादर है, जो आई अपने को उसमें मान रहा है, मतलब उसको एक यहाँ x पे ले लिया। एक 3 केसेस है। एक है माई सेल्फ, ठीक है, एक है माई सेल्फ। ऐसे सोच लो ना कि यहाँ पे जो आई है ना, ये सोच लो कि ये आई है आपके फादर है, ठीक है। तो यहाँ पे सन कौन हो जाएगा, आप हो जाओगे, और आई के फादर कौन हो जाएंगे, आपके दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सोचो, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब देखो, पहला लाइन यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, द कंबाइंड एजेस ऑफ माई फादर एंड माई सेल्फ आर 100 ईयर्स। ये कह रहा है कि आपके फादर का और आपका एज का टोटल कितना हो रहा है, 100 ईयर्स हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि अगर आपके एज माई सेल्फ मतलब आपके फादर के एज को, यहाँ पे है योर फादर, ठीक है, ग्रैंडफादर का एज 100 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अमृत, ठीक है, और यहाँ पे अमृत का ग्रैंडफादर आ जाएगा। ऐसे टेबल बनाकर हम वैल्यूज अरेंज कर देते हैं, आई थिंक हमारा काम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो अमृत, क्या है ना, मैं इस इंफॉर्मेशन पे क्यों जाना चाहता हूँ, इसको समझो। ये इंफॉर्मेशन में ना एक डेफिनेट वैल्यू है। अभी आपके पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना क्वेश्चन में, तो क्या हम 3 वेरिएबल मानेंगे? ऑब्वियसली नहीं ना, नहीं। क्योंकि चैप्टर में क्या है, 2 वेरिएबल्स है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाए। भले 3 लोग हैं, 3 अलग अलग लोग हैं, तो कायदे से 3 वेरिएबल लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों को 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं पता। तो हमको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हमको 2 वेरिएबल पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए अमृत हम शुरुआत क्या करेंगे, हम देखेंगे सर कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये डेफिनेट वैल्यू दे रही है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आपके फादर की एज है x, तो उस हिसाब से आपकी एज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ यस। है, ये आ रहा है, ठीक है। और आप लेकिन सर बोलो। लेकिन सर ग्रैंडफादर का उसमें हो जाएगा ना, द लिख रहा है द कंबाइंड एजेस ऑफ माय फादर एंड माय सेल्फ। ओ यस 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 यस। तो ग्रैंडफादर के एज को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो आपका एज हो जाएगा 100 माइनस x। शिखर कह रहा है कि सर कैसे मालूम कि यहाँ 3 लोग हैं। शिखर, क्वेश्चन अगर थोड़ा घर पे ट्राई करते तो आपको पता चल जाता। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे खुद को डालो ना, जहां जहां पे आई लिखा हुआ है, जहां जहां पे आई लिखा हुआ है वहां पे खुद को रखो। When शिखर was as old as, या फिर मैं खुद को रख लेता हूँ, लेट्स से ये आई जो है ये आशीष है, मैं हूं। तो when I am as old as my father is now, जब, तो यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, हाँ मृत्युंजय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट्स से मैं हूं, तो आई मतलब कि आशीष, माई फादर मतलब आशीष के फादर,
I shall be 5 times as old as my son. तो यहाँ पे my son मतलब आशीष का बेटा ना, मेरा बेटा। बिल्कुल हो सकता है शिखर, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो बस समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। आप मान लो कि आई आप हो, तो आपके फादर हो जाएंगे और आपका बेटा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे आई में मैंने अमृत के फादर को लिया हुआ है और सन में अमृत को लिया हुआ है और ग्रैंडफादर वो अमृत के ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे योर फादर वाले को मैं वाई मान लेता हूँ, इस ये दूसरा वेरिएबल को मैंने वाई मान लिया। अब मैं आराम से इक्वेशन बना सकता हूँ, when I am as old as my father is now। अब देखो यहां पे आई एक्चुअली में कौन है, तो ये आई है, ठीक है ना, ये आई है। तो आई क्या कह रहा है, जब मैं अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, जब मैं अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, तो अभी आई कितना एज का है, वाई ईयर्स का है। अब ये सिंपल सा लॉजिक देखो, अभी आप हो लेट से 15 साल के, ठीक है, आपके फादर है लेट से 35 ईयर्स के, तो आप 15 साल के हो, आपके फादर 35 ईयर्स के हैं, तो आपको आपके फादर की एज तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? 20 ईयर्स लग जाएगा। तो यहां पे भी लाइन क्या कह रहा है, लाइन कह रहा है व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माय फादर इज नाउ, जब मैं अपनी फादर का एज का हो जाऊंगा, तो अभी वो वाई का है, वो कितने का टाइम का कह रहा है, एक्स का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, हाँ मृत्युंजय बोलिए। सर आवाज गड़गड़ा रहा है तो आपका इंटरनेट का इशू होगा, पहले भी रहा हुआ है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि लोग ऐसे इसको एक बार में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, एंड बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई वांट आप सबको ध्यान दो। देखो यहाँ पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था स्कॉलरशिप टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि बोर्ड्स के साथ साथ आप एनटीएसी वगैरह में भी अच्छा लाओगे, अच्छा करोगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है ना जब आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। अच्छे क्वेश्चंस जब लेवल 2 क्वेश्चंस आते हैं अवंती के बुक का या एडवांस क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बट गाइज वहीं पे तो आप आगे निकलोगे ना। वो क्वेश्चन नहीं होगा इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अटेम्प्ट नहीं करोगे दैट इज अ प्रॉब्लम। तो कोशिश करो अगली बार से उसको अटेम्प्ट करने का। अभी देखो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट है जिसने एडवांस पूरा होमवर्क, जब मैंने होमवर्क में ऑल क्वेश्चंस लिखा था तो एक स्टूडेंट है जिसने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ओके तो अब आपको ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले जब तक आप इस तरीके के क्वेश्चंस में खुद को नहीं डालोगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, ठीक है।
जब तक खुद को नहीं डालोगे तब तक नहीं सॉल्व होता है। तो लेट्स से कि ये आई अभी मैं अपने आप को कह रहा हूं, ये जो आई है ये मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है। तो हिज फादर मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरे फादर हो जाएंगे, और यहाँ पे हिज सन का मतलब क्या हो जाएगा, माई सन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पहले खुद को उस पोजीशन पे रखना होगा, तभी जाकर काम बनता है आसान। नेक्स्ट, या ये वेरिएबल हमने माना, हमारा 50% काम वहीं पे खत्म हुआ। अब कह रहे हैं व्हेन आई एम ओल्ड एज व्हेन आई एम ओल्ड। अब देखो इस लाइन को मैं ऐसे पढ़ूंगा, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माय फादर इज नाउ। जब मैं अपने फादर की एज का हो जाऊंगा, अभी मेरी एज कितनी है, मैंने कितना माना हुआ है, y, मैंने y माना हुआ है, ठीक है। मेरे फादर की एज कितनी है, x है। तो तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा, आई विल बी ऑफ माई फादर्स एज, आई विल बी ऑफ माई फादर्स एज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। y अभी years. नो, गलत। आप ऐसे सोचो, यहाँ पे एक वैल्यू डाल दो अभी फिलहाल के लिए, खुद को समझने के लिए। ये मान लीजिए जैसे मेरी अभी एज है 27 ईयर्स, ठीक है, और लेट्स से मेरे फादर की एज है 50 ईयर्स। ओके, मेरी एज है 27 ईयर्स, मेरे फादर की एज है 50 ईयर्स। आप बताओ कि मैं अपने फादर की उम्र का कब होऊंगा, 23 years बाद. 23 ईयर्स बाद, राइट। तो 23 कैसे कैलकुलेट किए हो आप, 50 माइनस 27 किए हो। Yes sir. तो अब अगर हम वेरिएबल के टर्म्स में बात करें तो आई विल बी ऑफ माई फादर्स एज आफ्टर कितना हो जाएगा, वो x माइनस वाई नहीं होगा क्या, हो जाएगा सर. ठीक है। ऐसे सोचो ना, ज्यादा इजी हो गया। तो ये अभी किस टाइम का बात कर रहा है, ये x माइनस ईयर मतलब 23 साल बाद की बात कर रहा है, 23 साल बाद की बात कर रहा है। फिर when I am old as my father is now, I shall be 5 times, I shall be 5 times as old as my son is now। इस लाइन का मतलब बता सकते हो, और जब मतलब जब मेरा एज x अब मेरे फादर का हो जाएगा तो मेरे बेटा से मेरा एज 5 गुना होगा. लेकिन उस टाइम पे मेरा एज लिया जा रहा है प्रेजेंट का, वो फ्यूचर का, लेकिन मेरे सन का एज कौन सा लिया जा रहा है, प्रेजेंट का. प्रेजेंट का। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं जब अपने ये मैं हूं, ठीक है, मैं जब अपने फादर की एज का होऊंगा मतलब x ईयर्स का होऊंगा, मैं जब अपनी फादर की एज का होऊंगा x ईयर्स का होऊंगा, उस टाइम पे मैं अपने सन की उम्र से कितना रहने वाला हूँ, 5 गुना रहने वाला हूँ। मैं अपने सन की उम्र से 5 गुना, लेकिन माई सन इज नाउ, सन का प्रेजेंटेज क्या रखा हुआ है, सन का प्रेजेंटेज रखा 100 गया है minus. 100 माइनस एक्स। आ रही है बात समझ में क्या, Yes sir. ठीक है। ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल टू 500x, 500 प्लस 5x, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू 500 आ रहा है अभी। तो यहाँ कुछ हो रही है सर गलत, 500 minus 5x होगा. हाँ यस यस, स्टिल वो गलती हो रही है कुछ। When I am as old as my father is now। अच्छा, सेकेंड लाइन जो लिखा हुआ है, बाय देन माय सन विल बी 8 years older than I am now। I shall be 5 times as old एक मिनट, I shall be इक्वेशन एक्चुअली क्यों मैं कह रहा हूँ 6x इज इक्वल टू 500 हो गया ना, तो x का वैल्यू 500/6 आ रहा है।
500/6 जो वैल्यू है वो गलत दिख रही है मेरे को, फ्रैक्शन में जनरली नहीं होता है। सर सर इस क्वेश्चन को एक बार ऐसे अगर ट्राई किया जाए कि मेरा एज x है एंड माय जो फादर है उन तो उनका और हमारा कंबाइंड हो गया, तो उनका हो जाएगा 100 - x। उनका हो तो जाएगा पहला 100 - हाँ, फिर जो पहला स्टेटमेंट है कि जब हम 100 - x होंगे तो माय सन विल बी, मेरे सन के एज का हम 5 गुना, तो यानी 100 - x = 5y। 100 - x = 5y 5y, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड वाला इक्वेशन नहीं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है बनने में। अच्छा, शुभम कह रहा है कि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत ये किया है। एक मिनट गाइस, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन था एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंबाइंड एजेस ऑफ माई फादर एंड माई सेल्फ। अच्छा, यहीं पे गलती हो रही है। द कंबाइंड एजेस ऑफ माई फादर एंड माई सेल्फ है ना यार, तो यहाँ पे गलती हो रहा है। अगर मेरे एज को माना जाए x ईयर्स, इसलिए गलती हो रही थी। मेरे एज को माना जाए x ईयर्स, तो मेरे फादर और मेरा कंबाइंड एज कितना है? 100 है, तो वो 100 - x हो गया। अमृत, यहाँ पे आई थिंक आपने वो स्टेटमेंट बोला था कि ग्रैंडफादर और सन, यस सर। ये लाइन अगर देखोगे, द कंबाइंड एजेस ऑफ माई फादर एंड माई सेल्फ, तो माई फादर मतलब मेरे पापा और माई सेल्फ मतलब मैं, तो मेरे पापा और मेरा टोटल एज 100 होगा ना। तो अगर मैंने अपने एज को x मान लिया, तो मेरे फादर का एज कितना हो जाएगा? 100 - x हो जाएगा। और यस सर, तो मैंने अपने सन का एज को y मान लिया, ठीक है। इसीलिए वो इक्वेशन मेरी गलत हो रही थी। अब अगर मैं देखूं, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज माय फादर इज नाउ, जब मैं अपने फादर की एज का होऊंगा, आई शैल बी 5 टाइम्स एज माय सन इज नाउ, मैं अपने सन का 5 टाइम्स होऊंगा। तो ये अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाए 100 - x तो = 5y। एग्जैक्टली 100 - x = 5y, ये आ जाएगा मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं x को यहाँ भेज दूं तो x + 5y = 100 हो गया, ये हो गया पहला। सेकंड इक्वेशन आएगा, कहाँ गया? हाँ, बाई देन मतलब उस टाइम पे मेरा सन जो होगा वो 8 years older than I am now। तो ये कह रहा है कि उसी टाइम पे, मतलब कब? जब 5y उसका एज है, नहीं, जब उसका फ्यूचर का बात हो रही है, फ्यूचर का। देखो, यस सर। हमने यहाँ पे मेरे एज को x माना था और मेरे फादर का एज कितना था? 100 - x, राइट। तो यस सर। जैसे कि मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे फादर का एज है लेट्स से 35 साल, तो मैं अपने फादर की एज का कब होऊंगा? 15 साल बाद, राइट। यस सर। तो ये बाई देन एक्चुअली क्या मीन कर रहा है? वही 15 साल बाद मीन कर रहा है ना, यस सर। वही 15 साल बाद मीन कर रहा है। तो यहाँ पे वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या मैं नहीं कह सकता 100 - 2x हो जाएगा? ये आफ्टर 100 - 2x ईयर्स हो जाएगा। रुको, ये वाली चीज में थोड़ा सा आपको दिक्कत जो हो रही है, देखो ये बाई देन मतलब ये समझ रहे हो कि ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। और ये फ्यूचर में किस चीज की बात कर रहा है एक्चुअली? तो ये फ्यूचर में बात कर रहा है उसके फादर, जब वो अपने फादर का एज का हो रहा है, तो बेसिकली टाइमलाइन की अगर बात करें तो वो टाइमलाइन क्या होगा?
अभी यहाँ पे हमने माना हुआ था कि मेरा एज है x, मेरे फादर का एज है 100 माइनस एक्स। मैंने आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अभी 20 साल का हूँ और मेरे फादर अभी लेट्स से 35 इयर्स के हैं, तो मैं अपने फादर के एज का कब होऊंगा? 15 साल बाद। ये 15 हम कैसे कैलकुलेट किए? 35 माइनस 20 करके कैलकुलेट किए, राइट? 35 माइनस 20, तो 35 का जगह पे 100 माइनस एक्स है, 20 के जगह पे x है। तो एक्चुअली में टाइमलाइन क्या होगा? तो ये टाइमलाइन होगा आफ्टर 100 माइनस एक्स ईयर्स। बात समझ में आ रहा है क्या ये? विच इज आफ्टर 100 माइनस 2x ईयर्स, 100 माइनस 2x ईयर्स। ये समझ में आ रहा है कैसे? 35 माइनस 20 करते हैं ना आप 15 साल बाद, तो 35 की जगह पे 100 माइनस एक्स है और 20 की जगह पे x है। तो ये आप 100 माइनस एक्स में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 100 माइनस 2x ईयर्स हो रहा है, ठीक है? और अगर ये 100 माइनस 2x ईयर्स हो रहा है तो उस टाइम पे देन सन से एज कितना होगा? अभी सन का एज हमने कितना माना हुआ है? y माना हुआ है। तो उस टाइम पे सन का एज कितना होगा इस टाइम पे? तो डेफिनेटली दैट विल बी y प्लस 100 माइनस 2x। अगेन आप इधर ही इसी एग्जांपल पे आ जाओ अमृत। 15 साल बाद सन का एज कितना रहेगा? अगर सन का अभी एज है y, तो 15 साल बाद उसका एज कितना होगा? y प्लस 15, ठीक है? तो 15 की जगह पे 100 माइनस 2x है ना? यस सर। ठीक है, तो सन का उस टाइम पे देन सन का एज कितना होगा? y प्लस 15 होगा। अब 15 की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 100 माइनस 2x लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। ये हो गया सन का फ्यूचर एज, ये हो गया सन का फ्यूचर एज जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और हमारा अब अगर हम उस लाइन पे आए, लाइन कह रही थी बाय देन माय सन, तो बाय देन माय सन मतलब वो एज निकल कर आ गया, विल बी 8 years older than I am now। इस लाइन का मतलब क्या है? उस टाइम पे मेरे बेटे का उम्र मेरे अभी की उम्र से 8 साल ज्यादा होगा, राइट? इस लाइन यस का सर। मतलब क्या हुआ? उस टाइम पे मेरे बेटे का उम्र मेरे अभी की उम्र से 8 साल ज्यादा होगा। तो y प्लस 100 माइनस x इक्वल टू x प्लस 8। हाँ एग्जैक्टली, इज इक्वल टू, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 100 माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 8। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। आई बिलीव अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। यस सर, अब यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक लाइन मैंने गलत समझ ली उस टाइम पे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो गाइस, तो आज का क्लास इसी में डीएसएस में निकल गया। नेक्स्ट क्लास से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज जस्ट अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? जैसे सब्स्टिट्यूशन है, जैसे एलिमिनेशन है। तो आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है? इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत कभी नहीं आती है किसी भी स्टूडेंट को, उसको दिक्कत आती है इक्वेशन बनाने में। तो आप लोगों को मैं जो आज होमवर्क दूंगा क्वेश्चंस, उसमें इक्वेशंस बनाना होगा, ठीक है? उसमें इक्वेशंस बनाना होगा। तो मैं व्हाट्सएप पे अच्छे से अपडेट कर दूंगा, व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा एग्जैक्टली होमवर्क। और उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका क्या होगा? इक्वेशन बनाने के ऊपर। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।